नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के एक प्रमुख टॉपिक है पूर्वी समस्या और क्रीमिया का युद्ध। सबसे पहले मैं आपको पूर्वी समस्या के बारे में बता देती हूँ कि पूर्वी समस्या क्या थी। पूर्वी समस्या का अभिप्राय उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से है जो यूरोप में तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक तुर्क साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत और शक्तिशाली था। लगभग संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र यानी बोस्निया, उसमें सर्बिया, यूनान, रोमानिया और बल्गेरिया के क्षेत्र थे। इन सबको मिलाकर के बाल्कन क्षेत्र कहा जाता था। ये तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत थे। तुर्क साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य भी इसको कहा जाता था। परंतु इस क्षेत्र के निवासी धर्म, भाषा और रक्त आदि में तुर्कों से सर्वथा भिन्न थे और तुर्कों ने इन लोगों को अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उनका शोषण करते रहे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही तुर्क साम्राज्य की निर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे थे। 1815 के बाद तो उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होती चली गई, क्योंकि साम्राज्य के अधीन कुछ देश स्वाधीन होने के लिए उतावले हो रहे थे और ऐसी परिस्थितियों में तुर्क साम्राज्य का विघटन अवश्यंभावी हो गया। तो समस्या ये थी कि तुर्क साम्राज्य के पतन के बाद उसका स्थान कौन ग्रहण करेगा। तो साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे छोटे राज्य हों या फिर तुर्क साम्राज्य को विघटित होने से रोका जाए। इन्हीं समस्याओं को पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समस्या एक गठिया रोग की भांति है जो कभी हाथों को अशक्त कर देता है, कभी पैरों को अशक्त करता है। ये एक ऐसी उलझन थी कि जिसमें विभिन्न धर्म और जातियों का प्रश्न निहित है। पूर्वी समस्या भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई थी। प्रारंभ में तो ऑस्ट्रिया ने तुर्की की पतनोन्मुख स्थिति से लाभ उठाना चाहा। बाद में ये समस्या रूस और तुर्की की प्रतिद्वंदिता के रूप में प्रकट हुई और इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया भी इस समस्या से जुड़ते चले गए। इस प्रकार ये जो एक समस्या थी वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई और इस समस्या को समझने के लिए यूरोपीय महाशक्तियों के हितों और उनकी नीतियों का हम आगे उल्लेख करेंगे और इनके कारण से किस प्रकार से क्रीमिया का युद्ध हुआ। अब हम जानेंगे क्रीमिया के युद्ध के कारण। 1828 से 29 के बीच हम देखें कि रूसी और तुर्की युद्ध और एड्रियानोपोल की संधि की धाराओं के कारण बाल्कन राज्यों में रूस का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था, जिससे रूस के सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। यूनान तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त हो गया था, जिसके कारण वह यूरोप के अन्य राज्यों की तुलना में रूस का अधिक आभारी हो गया था। मोल्डेविया और वॉलेशिया के राज्यों पर भी रूस का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था, किंतु फिर भी रूस संतुष्ट नहीं था। रूस का सम्राट जार निकोलस प्रथम रूस के प्रभाव को और अधिक बढ़ाना चाहता था, तो रूस के प्रयास ने पूर्वी समस्या को पुनः उन्मुक्त कर दिया और इस हेतु लड़ा गया युद्ध क्रीमिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्रीमिया के युद्ध के कारणों का ढूंढ पाना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ किसी एक व्यक्ति की, नेपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षा या रूस की महत्वाकांक्षा के कारण नहीं हुआ। केवल यही चीज़ें उत्तरदायी नहीं थी, इसके संबंध में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण भी इसके लिए उत्तरदायी थे। तो वास्तव में ये युद्ध अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम था। तो सबसे पहले है जो कारण है ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न। फिलिस्तीन में स्थित जेरूसलम, पैलेस्टाइन प्रॉब्लम भी इसको हम कहते हैं, फिलिस्तीन में स्थित जेरूसलम के पवित्र स्थान तुर्की साम्राज्य में थे।
इन पवित्र स्थानों में सदियों से ग्रीक चर्च के सन्यासी रहते चले आ रहे थे और 1535 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान ने इन पवित्र स्थानों की देखरेख का कार्य कैथोलिक सन्यासियों को सौंप दिया था और फ्रांस को तुर्की में रहने वाले रोमन ईसाइयों का संरक्षक मान लिया था। जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई तो क्रांति के बाद फ्रांस ने इन पवित्र स्थानों में रुचि लेना बंद कर दिया था। तो फलतः इन जो पवित्र स्थानों पर ग्रीक सन्यासियों का अधिकार हो गया। रूस जो था वो ग्रीक सन्यासियों का समर्थक संरक्षक माना जाता था। तो यानी पहले फ्रांस का यहाँ पर अधिकार था, उनका वो संरक्षक थे रोमन ईसाई। अब ग्रीक या यूनानी, इसके यूनानियों में भी ग्रीक जो हुआ वो रूस, क्योंकि इसका संरक्षक माना जाता था, तो रूस का प्रभाव यहाँ पर बढ़ गया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया। अब वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था, फ्रांस के कैथोलिकों को प्रसन्न करना चाहता था। तो 1850 में उसने तुर्की के सुल्तान से मांग की कि कैथोलिक सन्यासियों के प्राचीन अधिकार उन्हें वापस लौटाए जाएं। इस पर रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान को यथास्थिति बनाए रखने को कहा। तुर्की के सुल्तान ने व्यवहारिक रूप से फ्रांस की मांग को स्वीकार कर लिया। इससे रूस नाराज हो गया। तो ये कारण था ईसाई तीर्थ स्थानों के प्रश्न का, जिससे तुर्की में रूस और फ्रांस के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। दूसरा कारण था रूस की विस्तारवादी नीति। रूस शुरू से ही विस्तार के लिए प्रयत्नशील था। पूर्वी यूरोप उसके दो उद्देश्य थे। 1833 ईस्वी तक देखें, रूस ने तुर्कों से बास्फोरस और डॉर्डेनल्स के जलडमरियों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। लगभग 1841 ईस्वी की लंदन की संधि द्वारा इंग्लैंड ने रूस को इन अधिकारों से वंचित करके उसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगा दिया। किंतु इसके पश्चात भी रूस निकट पूर्व की ओर विस्तार की अपनी लालसा को नहीं निकाल पाया और रूस के जार निकोलस प्रथम ने 1844 में अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान तुर्की की समस्या के बारे में विदेश मंत्री एबरडीन से बातचीत की। उस समय जार को यह आभास हुआ कि एबरडीन उसके विचार से सहमत हैं और इंग्लैंड के सहयोग से वो तुर्की के भविष्य में कोई भी निर्णय किया जा सकता है। 1852 में एबरडीन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। अब जार ने पूर्ण विश्वास के आधार पर 1853 में रूस में स्थित इंग्लैंड के राजदूत सर हैमिल्टन सेमूर से बातचीत करते हुए तुर्की के विभाजन की योजना प्रस्तुत की उनके सामने। किंतु यूरोप के शक्ति संतुलन बनाए रखना था इंग्लैंड को और अपने व्यापारिक हितों के चलते तुर्की के विघटन का समर्थक इंग्लैंड नहीं था। इसलिए रूस ने अकेले ही तुर्की साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। अब रूस और फ्रांस की शत्रुता भी क्रीमिया के युद्ध का कारण बनी। अभी मैंने आपको बताया था कि रूस का जार निकोलस प्रथम और नेपोलियन तृतीय को घृणा की दृष्टि से देखता था, क्योंकि नेपोलियन तृतीय फ्रांस के सिंहासन का पैतृक अधिकारी न होकर 1848 की क्रांति के पश्चात प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त किया गया था। दूसरी ओर नेपोलियन तृतीय भी रूस को अपना शत्रु समझता था, क्योंकि वो नहीं भूला था कि 1812 में जब नेपोलियन प्रथम का पराजय का सामना करना पड़ा था, रूस की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो रूस से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। तो जब पूर्वी प्रश्न आया तो दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया। अब नेपोलियन तृतीय की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यूरोपीय राजनीति में फ्रांस को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, पुनः प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए उसकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य था फ्रांस को वो रूस से अपनी पराजय का बदला लेना। फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाना चाहता था और इस माध्यम से
वह फ्रांसीसियों को राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के अपनी सत्ता को सुदृढ़ भी करना चाहता था। तो उसने रूस और इंग्लैंड की शत्रुता का लाभ उठाते हुए इंग्लैंड के साथ में मैत्री कर ली और उसके सहयोग की आशा ने पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप किया। इसके बाद है टर्की के सुल्तान की अयोग्यता। क्रीमिया युद्ध ही नहीं वरन पूर्वी प्रश्न से संबंधित प्रत्येक युद्ध और संकट का मूल कारण तुर्की साम्राज्य की निर्बलता से ही है। यूँ तो टर्की साम्राज्य 18वीं शताब्दी में ही शक्तिहीन होने लगा था, परंतु 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम देखें तो इसकी दुर्बलता स्पष्ट रूप से दिखने लग गई थी। तुर्की के जो सुल्तानों की अयोग्यता और अत्याचारी शासन के विरुद्ध बाल्कन प्रदेशों में ईसाई प्रजा ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सर्बिया और यूनान ने तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त कर ली थी। तुर्की की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए 1830-31 में मेहमत अली ने तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया और सुल्तान को युद्ध में पराजित करके 1841 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। तो इन घटनाओं से तुर्की साम्राज्य की दुर्बलता सर्वविदित हो गई थी और उसके अधीनस्थ अन्य ईसाई राज्यों को तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा तो मिली ही, साथ ही यूरोपीय शक्तियां भी तुर्की की दुर्बलता का लाभ उठाने में एक दूसरे की शत्रु बन गए और पारस्परिक युद्धों में व्यस्त हो गई। इसके बाद रूस और इंग्लैंड जो थे उनके जो दृष्टिकोण थे वो भिन्न भिन्न थे। रूस तुर्की को यूरोप का रोगी मानता था, किंतु इंग्लैंड की धारणा इसके विपरीत थी। वह यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहता था और तुर्की में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और अपने एशियाई साम्राज्य की रक्षा के लिए वो तुर्की साम्राज्य के विघटन और बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का भी प्रबल विरोधी था। तो इंग्लैंड ने रूस की तुर्की के विभाजन और प्रभाव क्षेत्र में विस्तार से संबंधित प्रत्येक योजना और प्रयास का सशस्त्र विरोध किया और इसी विरोध के चलते रूस और इंग्लैंड क्रीमिया युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध लड़े। तो ये थे क्रीमिया के युद्ध के कारण।